हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो का लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की कहानी शुरू होती है 1969 से। सीन सेट किया जाता है आयरिस और उसके बॉयफ्रेंड पॉल, जो उसे एक सरप्राइज आउटिंग पर ले जा रहा होता है। और लोकेशन पर पहुंच वो आयरिस की आंखों से वो पट्टी हटा देता है तो आयरिस काफी शॉक हो जाती है। और उसके सामने स्काई व्यू रेस्टोरेंट है जो लगभग 494 फीट ऊंचा है और आज ही उसका ग्रैंड ओपनिंग होने वाला है। पॉल बड़ा ही एक्साइटेड है, आयरिस भी काफी खुश लेकिन थोड़ा नर्वस भी, क्योंकि हाइट से उसे डर लगता है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। वही एक छोटा लड़का फाउंटेन से कॉइन निकाल रहा होता है। एक गार्ड उसे रोकता है, यही कहते हुए कि बेटा ऐसा मत करो, फाउंटेन से कॉइन निकालना बैड लक लाता है। और अब पॉल और आयरिस जाते हैं उसी रेस्टोरेंट की लॉन्गेस्ट एलिवेटर में, जो लगभग 9000 टन का वेट सह सकती है। लिफ्टमैन भी काफी खुश है जो रेस्टोरेंट की तारीफ कर रहा है। साथ ही ये भी बताता है कि रेस्टोरेंट उसके बनने से 5 महीने पहले ही रेडी हो चुका है, जो एक रेड फ्लैग है। सब लोग ऊपर जाते हैं, इंक्लूडिंग वो छोटा सा लड़का भी। आयरिस को अंदर ही अंदर अजीब फील हो रहा होता है, जैसे कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वो इन सारी चीजों को इग्नोर करती है। और टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही पॉल रिसेप्शन से रिजर्वेशन कंफर्म करता है, लेकिन उनका रिजर्वेशन कंफर्म हुआ ही नहीं, जिससे पॉल थोड़ा अपसेट है। लेकिन आयरिस उसे शांत कर लेती है, लेकिन नीचे की तरफ देखने से उसे अजीब सा लगने लगता है और वो वॉशरूम चली जाती है। और ऊपर की तरफ हम देख पाते हैं कि पार्टी फुल ऑन चल रही है, जहाँ ड्रिंकिंग, डांसिंग और म्यूजिक बज रही है। तभी ही बारटेंडर एक शैंपेन खोलता है और उसका कॉर्क सीलिंग से टकराकर एक स्विंग पे लग जाता है। और इस स्विंग का एक शार्प एज डांसिंग फ्लोर, जो कि कांच का बना हुआ है, उस पर गिर जाता है। वही आयरिस, जिसकी मुलाकात एक सिंगर से होती है और उसके बेटे से। और आयरिस को देख वो सिंगर उससे पूछती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, जिसे वो हाँ कहती है, और ये भी कि उसने अभी तक अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताया। और सिंगर उसे यही कहती है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड उससे प्यार करता है तो इस बच्चे को भी जरूर एक्सेप्ट करेगा। जिसके बाद आयरिस वापस पॉल से मिलती है और पॉल उसे टेरेस की तरफ ले जाता है, जहाँ जाकर वो आयरिस को प्रपोज करता है, जो सुपर स्वीट मोमेंट था। उसी के बाद आयरिस उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे पॉल नाराज नहीं होता बल्कि काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वही टेरेस पर वो अजीब सा लड़का उसी कॉइन को फेंक रहा होता है, जहाँ एक शख्स उसे डांट लगाता है ये बोलकर कि वो कॉइन्स को इतनी ऊपर से ना फेंके, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे जाकर लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन वो लड़का सुनता नहीं और कॉइन फेंक देता है, जिस कारण वो कॉइन एक वेंट में चला जाता है और गैस पाइप को लीक करना शुरू कर देता है। वही डांस फ्लोर पर पार्टी चल रही होती है, लेकिन फ्लोर पर क्रैक बढ़ जाता है और सडनली कियोस्क स्टार्ट हो जाता है। ग्लास फ्लोर ब्रेक हो जाता है, लोग नीचे गिरते हैं, वो भी 494 फीट से। पॉल भी गिरता है, जिसे आयरिस बचाने की कोशिश करती है पर अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाती और उसी दौरान बिल्डिंग के जॉइंट्स भी टूटने लगते हैं। साथ ही फायर एक्सप्लोजन हो जाता है और एक कंप्लीट मैसेकर। सिंगर अपने बेटे को बचाने के लिए उसे एक बॉक्स में कैद कर देती है और आयरिस किसी तरह बच जाती है। लेकिन जैसे ही वो छोटे लड़के की जान बचाकर वहाँ से किसी तरह निकलने का सोच रही होती है, तो वो भी उस बच्चे के साथ ऊंचाई से गिर जाती है और उसका रिंग उसे एक जगह रोक लेता है, पर ज्यादा वक्त के लिए नहीं। और उसके साथ ही उसकी होप भी छूट जाती है और फाइनली आयरिस भी गिर जाती है उस छोटे बच्चे के साथ और सब कुछ वही खत्म हो जाता है। जिसके बाद कहानी कट होती है और बढ़ती है प्रेजेंट की तरफ, जहाँ हम मिलते हैं स्टेफनी से, जो एक यंग लड़की है। उसे बार बार एक अजीब सपना आ रहा है, वही स्काई व्यू डिजास्टर का। जब वो अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताती है तो वो बताती है कि आयरिस एक्चुअली उसकी ग्रैंडमदर थी, जिससे वो कभी मिली ही नहीं। पर इस नाइटमेयर के प्रॉपर कंक्लूजन के लिए स्टेफनी अपनी फैमिली के पास जाती है, जहाँ डैड और उसके भाई चार्ली से वो बात करती है। पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना मिलने के कारण वो चार्ली के साथ मिल अपने अंकल हॉवर्ड के घर जाती है, जहाँ आंट ब्रेंडा, उसकी कजिन्स एरिक, जूलिया और बॉबी भी मौजूद है। और जैसे ही वो अपने अंकल हॉवर्ड से आयरिस के बारे में पूछती है, तो उसके अंकल उसे यही बताते हैं कि वो और उसकी मॉम
डार्लेना आयरिस के बदौलत काफी ट्रॉमेटाइज हुए हैं, जिसने उन लोगों को इतना ओवर प्रोटेक्टिव रखा था ये सोचकर कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है, जिस कारण ही डार्लेना ने अपनी फैमिली को छोड़ने का डिसीजन लिया। ये बात सुन के स्टेफनी को थोड़ा शॉक लगता है और वो समझ पाती है कि आयरिस की लाइफ किस वजह से इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, और फिर वो आंटी को कन्विंस करती है आयरिस का पता बताने के लिए, जो उसे बता तो देते हैं वो भी कुछ लेटर्स के जरिए। और स्टेफनी उस एड्रेस को लेकर उसी रास्ते पर बढ़ जाती है जो उसे एक कैबिन की तरफ ले जाता है जहाँ आयरिस रहती है। और जब स्टेफनी फाइनली आयरिस से मिलती है जो उसे कैबिन में आने से पहले फोन और कीज को बाहर ही रखने के लिए कहती है क्योंकि वो डेथ को समझ चुकी थी, और अंदर जाते ही आयरिस उसे सब कुछ बताती है कि किस तरीके से उसने डेथ के प्लान को चकमा दे दिया और एक डेथ चेन को रोक दिया। और स्काई व्यू के उस इवेंट को रोकने के बाद से ही डेथ का डिजाइन जो टूट गया था, उस वजह से डेथ ने सबको मारना शुरू कर दिया जो उस इवेंट से बच गए थे। और आयरिस ने डेथ के उस ऑपरेशन को समझकर और तरीके को समझकर डॉक्यूमेंट में उतारा है, यानी कि उसने एक किताब तैयार की है। पर फिर भी वो मौत से बच नहीं पाई क्योंकि फिलहाल वो कैंसर से जूझ रही है जो उसे और किसी ने नहीं डेथ ने दिया है। जो सारी बातें सुन स्टेफनी हैरान है और वहाँ से जाने का डिसीजन बनाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सच में आयरिस पागल हो चुकी है। और वहाँ से वो जैसे ही निकलती है तो आयरिस उसे रुकने के लिए कहती है और किताब अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, जिसके लिए उसे घर से बाहर आना होगा। पर स्टेफनी को और उसकी फैमिली को बचाने के लिए वो ये जोखिम उठाने को तैयार है। और हम देख पाते हैं कि जिस तरीके से उसने अपनी डेथ प्रेडिक्ट की थी, ठीक उसी तरीके से आयरिस की मौत होती है, वो भी स्टेफनी को किताब पकड़ाने के बाद। और अब डेथ उन लोगों की तरफ बढ़ेगी। आयरिस के फ्यूनरल के बाद डार्लेना वापस आई है, पर स्टेफनी उसे काफी नाराज थी क्योंकि बचपन में जब जरूरत थी तब वो उनके लिए मौजूद नहीं थी। जिसके बाद वो अपनी ग्रैंड माँ की दी हुई उसी बुक को पढ़ रही होती है जिसमें उसे जेबी का नाम नजर आता है, और वो वही शख्स है जिसने मौत को चकमा दिया है, जो पढ़कर स्टेफनी हैरान है। वहीं हम देख पाते हैं कि फैमिली ने बारबेक्यू प्लान किया है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अच्छा जाएगा, लेकिन स्टेफनी ये समझ जाती है कि डेथ का साइकिल शुरू हो चुका है, जिसे रोकने के लिए वो सीधा उसी बारबेक्यू पार्टी में पहुंचती है। लेकिन डेथ ने अपना काम शुरू कर लिया है और हम देख पाते हैं कि पार्टी में मौजूदा एक बियर बॉटल वाटर पंप पर गिर जाती है और फिर एक ग्लास का टुकड़ा जो ड्रिंक में मिल गया था वो गार्डन में गिर जाता है, जिस पर हॉवर्ड का पैर पड़ता है। वह जमीन पर गिरता है और उसी दौरान गार्डन के टूल्स के कारण ग्रास कटर एक्टिवेट हो जाता है और हॉवर्ड का चेहरा उसके नीचे आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और उसी के फ्यूनरल के बाद जब स्टेफनी उस बुक को पढ़ती है तो उसे एक नाम दिखता है जो कि जेबी है, और जेबी ही एक ऐसा सर्वाइवर है जिसने मौत को चकमा दिया है। फिर स्टेफनी अपनी फैमिली का एक ट्री बनाती है जिसकी शुरुआत आयरिस पॉल से की जाती है और साथ ही हॉवर्ड और डार्लेना और उनके फैमिली से भी, जिसमें मौत सबसे पहले आई है हॉवर्ड को, यानी कि हॉवर्ड और उसके बच्चे मौत के रडार में हैं। फिर मौत डार्लेना और उसके बच्चों के पीछे जाएगी। साथ ही वो उन सभी को ये भी क्लैरिफाई करती है कि स्काई व्यू के उस इवेंट के दौरान आयरिस को खत्म हो जाना चाहिए था, जिस कारण ये फैमिली कभी बनती ही नहीं और इसी वजह से मौत अब उनके पीछे है। और अब जबकि डेथ का काम पूरा नहीं हुआ था तो अब वो दोबारा उन लोगों को मारने आएगी और इसी कारण से उनकी पूरी ब्लड लाइन अब एक फाइनल डेस्टिनेशन पर है। पर हम देख पाते हैं कि स्टेफनी की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता और स्टेफनी को ऐसा लगता है कि सभी लोग उसे पागल समझ रहे हैं जैसे आयरिस को समझते थे, इसलिए वो काफी अपसेट हो जाती है। फिर एक रात हम देख पाते हैं कि एरिक अपने टैटू पार्लर में बैठ जब अपने फादर को याद कर उनका टैटू बना रहा होता है और उसे ऑलमोस्ट क्लोज करने ही वाला होता है, तभी ही मुसीबत आ बनती है। जी हाँ, हम देख पाते हैं कि चेन टूटकर एरिक के पियर्सिंग में अटक जाती है और केमिकल बोतल वह जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे पूरे टैटू पार्लर में आग शुरू हो जाती है। और अगले दिन स्टेफनी अपने भाई चार्ली को उठाकर एरिक को चेक करने के लिए जाती है, जहाँ रास्ते में उन्हें पता चलता है कि एरिक के टैटू पार्लर में आग लगी हुई है। लेकिन वही उन लोगों की मुलाकात रास्ते में एरिक से हो जाती है, जिसे लेकर स्टेफनी थोड़ी कंफ्यूज है, लेकिन फिर भी चलते चलते वो उसे सतर्क कर रही होती है। और उसी दौरान उन लोगों की मुलाकात जूलिया से होती है, जो फिर से उन लोगों
को इग्नोर कर अपनी वॉकिंग पर निकलती है और जैसे ही वो रास्ते पर चल रही होती है तो एक बॉल से टकरा जाती है और वो ट्रैश बिन में गिर जाती है और ट्रक के अंदर चली जाती है, जहाँ ट्रैश ट्रक को रोकने की कोशिश वो तीनों कर रहे होते हैं। तो उसी दौरान स्टेफनी के हाथ में सिर्फ जूलिया का हाथ रह जाता है, जिसके बाद स्टेफनी फैमिली को बताती है कि डेथ का प्लान बदल गया है और कभी भी कोई भी मर सकता है। लेकिन एरिक की मॉम उसे कहती है कि डेथ ने अपना प्लान या ऑर्डर बदला नहीं। वो बताती है कि एरिक हॉवर्ड का बायोलॉजिकल बेटा नहीं, क्योंकि उसका अफेयर एक शख्स के साथ चल रहा था, जिस कारण वो हॉवर्ड के ब्लड लाइन में नहीं आता। और सबसे पहले मौत ने जूलिया को अपनी चपेट में लिया है, यानी कि अब बारी बॉबी की है, जिस कारण बुक में लिखे हुए उसी शख्स को वो लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो और कोई नहीं जेबी है, जो उन लोगों को और कहीं नहीं बल्कि ऑटोप्सी में मिलेगा, यानी कि हॉस्पिटल में, जहाँ जैसे ही उन लोगों की मुलाकात जेबी से होती है, जो और कोई नहीं बल्कि 1969 स्काई व्यू में उस सिंगर का बेटा था, वो वही है। और जेबी से मिल जेबी उन लोगों को बताता है कि उसने आयरिस के साथ काफी रिसर्च की है, लेकिन उसके कैंसर को वो लोग रोक नहीं पाए। साथ ही जेबी उन लोगों को ये भी बताता है कि मौत से बचने का सिर्फ 2 तरीका है, कि किसी और को मार दो तो तुम्हारी जगह स्विच हो जाएगी, या अपने आप को मार दो लेकिन टाइमली रिवाइव होना चाहिए, तो मौत का साइकिल टूट सकता है। क्योंकि जेबी के अकॉर्डिंग एक लड़की ने ऐसा किया था। जी हाँ, अगर आपको याद होगा तो किम्बरली ने, यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन 2 में मौत का साइकिल किम्बरली ने रोका है, जिससे वो सभी परेशान हो जाते हैं और जेबी उन लोगों को गुड बाय कहकर वहाँ से निकलता है। लेकिन एरिक जो अपने भाई बॉबी को बचाना चाहता है और वो प्लान करता है कि बॉबी को पीनट से एलर्जी है, तो उसे पीनट खिलाकर वो डेथ जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा, फिर उसे रिवाइव भी कर लेगा, क्योंकि वो लोग हॉस्पिटल में हैं। जिसके बाद वो लोग वेंडिंग मशीन से बिस्किट निकालते हैं, लेकिन मशीन टूटी हुई होती है, पर फिर भी उससे पीनट चॉकलेट निकालने में कामयाब होते हैं और एमआरआई रूम में बैठ वो लोग अपने प्लान को शुरू कर देते हैं। पर एमआरआई रूम में उन लोगों ने गलती से एमआरआई मशीन को स्टार्ट कर दिया था, जिसका धीरे धीरे टेम्परेचर या फिर पावर बढ़ता जा रहा है। और वही बॉबी चॉकलेट खाने के बाद पैनिक कर जाता है कि उसे मरना नहीं, जिसे समझाने की कोशिश एरिक करता है, लेकिन सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है तब जब एमआरआई मशीन सभी मेटल्स को खुद की तरफ खींचना शुरू करती है, जिसमें एरिक के पियर्सिंग को वो सबसे पहले खींचती है और एक व्हील चेयर को भी, जैसे एरिक बचने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूटली एमआरआई मशीन में खींच मारा जाता है। और मेटल के खींचने के कारण एक नर्स एमआरआई रूम की तरफ बढ़ती है और दरवाजे को खोल देती है, जहाँ बॉबी उसे देख रिलीफ तो करता है, लेकिन वेंडिंग मशीन का वही स्प्रिंग निकल उसकी तरफ बढ़ उसे खत्म कर देता है, जिससे स्टेफनी, चार्ली और डार्लेना घबरा जाते हैं और फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग आयरिस की कैबिन जाएंगे, क्योंकि वहाँ आयरिस काफी सालों तक सेफ रही है। जिस कैबिन में बंद रखने का डिसीजन डार्लेना ने खुद को लिया है, क्योंकि मौत डार्लेना के बाद उसके बच्चों की तरफ बढ़ेगी। पर जैसे ही वो उस ट्रक से निकल कैबिन की तरफ बढ़ती है, तो हवाओं के रिएक्शन के कारण एक चिंगारी कैबिन के अंदर पहुँच उस पूरे कैबिन को एक्सप्लोर कर देती है, जिससे आयरिस मरती नहीं लेकिन काफी घायल हो जाती है और वो चार्ली को हेवी मेटल से निकालने में कामयाब होती है, लेकिन खुद बच नहीं पाती। और स्टेफनी जो इस एक्सप्लोजन के कारण पास ही के लेक में डूब रही थी, वो ऑलमोस्ट अपनी सांसें खो रही होती है। और चार्ली वक्त रहते उसके सीट बेल्ट को काट उस लेक से बाहर ले आता है, बल्कि उसे सीपीआर देकर बचाने में भी कामयाब होता है, जिससे उन लोगों ने मौत को टक्कर दे दी है। और ऐसे ही कुछ हफ्तों बाद हम देख पाते हैं कि चार्ली अपनी प्रॉम डेट पर जा रहा है, जिसे छोड़ने स्टेफनी भी आई है उसके फादर के साथ। और वहाँ जाकर उन लोगों को चार्ली के ट्रेनर से ये पता चलता है कि उसने एक्चुअल में स्टेफनी को बचाया नहीं था, क्योंकि डूबने के कारण स्टेफनी की दिल की धड़कनें रुकी नहीं थी, बल्कि वो कुछ समय के लिए बेहोश हो गई थी, जिसे चार्ली ने रिवाइव कर लिया। और उसी दौरान स्टेफनी को हिंच होता है कि मौत फिर से उनकी तरफ आ रही है। और उसी कॉइन को हम देख पाते हैं जिसे स्टेफनी ने हॉस्पिटल के बाहर गिराया था। एक लेडी कुछ सामान खरीद रही होती है और वो कॉइन ट्रेन के ट्रैक पर गिर जाता है और ट्रेन के ट्रैक को बदलने से रोक देता है, और वो ट्रेन सीधा स्टेफनी और चार्ली की तरफ पहुंच काफी सारे बड़े बड़े वुड के प्लैंक्स उन
उन पर गिरा देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और यहीं पर फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स का पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।